लगभग 2 वर्षों के दौरान अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 तक वोहलेदार शहर में तैनात यूक्रेनी बलों ने आक्रमणकारी रूसी सेनाओं के खिलाफ एक अंतहीन लगने वाली लड़ाई लड़ी, जिसे बाद में वोहलेदार की लड़ाई के नाम से जाना गया। उसमें हजारों लोग मारे गए, घायल हुए या लापता हो गए, क्योंकि बख्तरबंद ट्रक, टैंक और पैदल सेना दोनों पक्षों पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेनी कमांडरों ने वोहलेदार की लड़ाई को अब तक के रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई करार दिया। उन्होंने निश्चित रूप से लंबे समय तक रूसी सेनाओं के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखी, और इस लड़ाई के दौरान आसपास का क्षेत्र कई महत्वपूर्ण मौकों पर दोनों पक्षों के बीच बदलता रहा। लेकिन इस महान लड़ाई की मुख्य घटनाएं कैसे घटी, कौन विजयी होकर उभरेगा और क्या वे इस स्थिति में बने रहेंगे, आज के वीडियो में हम कुख्यात वोहलेदार की लड़ाई पर नजर डालेंगे। संघर्ष को कैसे अंजाम दिया गया, इसे विस्तार से समझने से पहले हम दोनों पक्षों की सेनाओं की जांच करेंगे। यह वोहलेदार की लड़ाई है। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मार्च 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था, उसके सिर्फ एक महीने बाद पूर्व, दक्षिण और उत्तर से सेनाएं धीरे धीरे आ रही थीं। यूक्रेनी सेनाएं वोल्नोवा शहर से पीछे हट गईं, जो डोनेट्स्क ओब्लास्ट क्षेत्र के सबसे पूर्वी शहरों में से एक है। यह उन पहले बड़े इलाकों में से एक था जिसे रूसी सेनाओं के आगे बढ़ने पर खाली कराया गया था। यहां यूक्रेन की 53वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड तैनात थी, जिसमें तोपखाना इकाइयां, टैंक, राइफल बटालियन और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस शामिल थे। जैसे ही यूनिट्स वोल्नोवा से पीछे हटीं, वे वुलोदार शहर में स्थानांतरित हो गईं, जो उत्तर पश्चिम में सिर्फ 1 घंटे से भी कम की दूरी पर है। यहां तैनाती के दौरान उन्हें शहर की रक्षा और वोल्नोवा से वुलोदार की ओर बढ़ती रूसी सेना का मुकाबला करने की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन वे आसपास की उन बस्तियों को भी वापस लेने की कोशिश करेंगे जो अब रूसी नियंत्रण में थीं। 21 जून 2022 को 53वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की इकाइयां पास के गांव पावलिवका की ओर दक्षिण में मार्च करने लगी, और वे वहां तैनात अपेक्षाकृत छोटी रूसी उपस्थिति से इसे वापस लेने में सफल रहे। यह छोटा सा गांव, जिसमें सिर्फ 2500 लोग रहते थे, जल्द ही गोलियों और टैंक गोलाबारी का केंद्र बन गया और युद्ध की सबसे आगे की पंक्ति बन गया। पुनः कब्जा करने का प्रयास अपेक्षाकृत जल्दी पूरा हो गया, और रूस की 810वीं नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड की इकाइयां, जिन्होंने यूक्रेनी अलगाववादी अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर काम किया था, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह पावलिवका में होने वाली आखिरी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ महीनों बाद अक्टूबर 2022 में रूसी बल एक बार फिर गांव का नियंत्रण हासिल करने के प्रयास में लौट आए। पावलिवका पर कब्जा करना रूसियों के लिए एक रणनीतिक लाभ होता, जिससे उन्हें आसपास के कई प्रमुख बस्तियों तक पहुंच मिल जाती। आखिरकार वुलोदार सहित रूसी पैदल सेना धीरे धीरे दक्षिण और पूर्व से येहारिवका और मिकिल्स्क गांवों से उभरी। ये वे बस्तियां थीं जिन्हें उन्होंने पावलिवका पर कब्जा करने से पहले अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके बाद जो हुआ उसे वुलोदार की आसन्न लड़ाई की ओर पहला कदम माना जाता है। हालांकि आगे अभी लंबा रास्ता बाकी था। लड़ाई के दोनों पक्षों की अटकलों में कहा गया कि रूसियों का पावलिवका को फिर से कब्जा करने का प्रयास शायद वुलोदार के अंदर और आसपास यूक्रेनी सैनिकों को घेरने की कोशिश थी। जब पावलिवका को फिर से अपने कब्जे में ले लिया गया, वे आसानी से शहर तक घेरे में पहुंच सकते थे,
जिससे वे उन्हें घेर लेते और किसी को भी पास की बस्ती में भागने से रोक सकते थे। जब वे बड़े शहर को फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, दरअसल रूसियों द्वारा शहर को घेरने के प्रयास पहले ही शुरू हो चुके थे जब वे पावलिवका की ओर बढ़े थे। रूसी पैसिफिक फ्लीट की इकाइयों ने वुलोदार के ठीक उत्तर में स्थित नोवो मिखाइलिवका गांव के आसपास छोटे हमले शुरू कर दिए थे। इन हमलों से ही वे शहर में अपनी पकड़ बनाने में सफल नहीं हो पाए। इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि पावलिवका के रास्ते सीधे प्रवेश करना ही उनकी सफलता की कुंजी होगा। रूसी हथियारों के जखीरे में 2 S-4 ट्यूलिपन स्वचालित भारी मोर्टार भी था, जो आज के युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ा मोर्टार सिस्टम है। इसके साथ ही अपनी पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों को मिलाकर वे पावलिवका पर लगातार गोलाबारी कर सकते थे, जिससे यूक्रेनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके। अक्टूबर के अंत तक रूसी बलों ने घोषणा की कि पावलिवका आंशिक रूप से उनके नियंत्रण में है, लेकिन क्षेत्र से आई फुटेज में कम से कम नवंबर की शुरुआत तक यूक्रेनी सेना की मजबूत मौजूदगी दिखाई देती है। बताया गया है कि नवंबर की शुरुआत तक पावलिवका कस्बे के आसपास की लड़ाई धीमी पड़ गई थी और वह छोटी मोटी झड़पों तक सीमित रह गई थी। वहीं यूक्रेनी सैनिकों का कहना था कि खराब सर्दी के मौसम की वजह से हमला धीमा पड़ गया था। भारी बर्फबारी और बारिश के कारण रूसी सैनिकों के लिए पावलिवका में बिना अपने वाहनों को नुकसान पहुंचाए दाखिल होना लगभग नामुमकिन हो गया था। वहीं शून्य से नीचे तापमान ने सैनिकों की गति को पूरी तरह रोक दिया था। पावलिवका पर हमले के बारे में आगे जो भी जानकारी आई, वह ज्यादातर रूसी स्रोतों से मिली है और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवंबर के महीने में 155वीं नेवल इन्फेंट्री धीरे धीरे गांव में घुसने में कामयाब रही और यूक्रेनी सैनिकों को पावलिवका की उत्तरी सीमा तक पीछे धकेल दिया। 13 और 14 नवंबर को रूसी बलों ने घोषणा की कि उन्होंने उन अधिकांश यूक्रेनी सैनिकों को मार दिया या पकड़ लिया जो भागने में असमर्थ थे, और 17 तारीख तक उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पावलिवका पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है। फिर भी कम से कम 23 नवंबर तक उत्तर में अभी भी यूक्रेनी उपस्थिति के कुछ संकेत मौजूद। ऐसा माना जाता है कि पावलिवका पर हमले के दौरान रूस की सेना ने करीब 300 सैनिक खो दिए थे, और फोर्ब्स मैगजीन के सैन्य संवाददाता डेविड एक्स के अनुसार 155वीं नेवल इन्फेंट्री के सदस्य असंतुष्ट थे। उन्होंने गांव पर हमले को बेहद जोखिम भरा माना। यूक्रेनियों ने जमकर मुकाबला किया और लड़ाई के लिए हालात अनुकूल नहीं थे। इस बीच नाजारी किशाक, एक यूक्रेनी कमांडर जो पावलिवका पर हमले में बच गए थे, ने दावा किया कि रूसियों ने अपने हमले में 400 से ज्यादा सैनिक खो दिए। पावलिवका के आसपास के कस्बों में काम कर रहे डॉक्टरों को रिपोर्टेडली लड़ाई के हर दिन लगभग 60 यूक्रेनी हताहत मिल रहे थे, और भले ही रूसियों ने उन्हें वुलोदार तक पीछे धकेलने में सफलता पाई, लेकिन यह किसी भी तरह से आसान जीत नहीं थी। जब रूसी बलों ने पावलिवका में यूक्रेनियों पर काबू पा लिया, तो वे सचमुच पास के शहर वुलोदार की ओर भाग गए। 2022 की शुरुआत में इसकी आबादी सिर्फ 14,000 से थोड़ी अधिक थी। वुलोदार मुख्य रूप से एक कोयला खनन शहर है और इसे शुरू में देश के भीतर एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनने के लिए बनाया गया था, जो 1960 के दशक में काफी विकास के दौर से गुजरा। हालांकि यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, और जब वुलोदार की लड़ाई हुई तब इसे को एक छोटे आर्थिक केंद्र के रूप में देखा जाता था, जिसमें कुछ प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र थे। यह एक ऊंचे मैदान पर स्थित है जहां पावलिवका की तुलना में मौसम की स्थिति थोड़ी बेहतर है, और यह एक प्रमुख शहर डोनेट्स्क से लगभग 35 मील की दूरी पर है। जनवरी 2023 तक कर्नल जनरल रुस्तम रुदोव, मेजर जनरल सुखरब अखमेदोव और मेजर जनरल मिहाइल गुडकोव के नेतृत्व में रूसी सेनाओं ने वुलोदार पर एक बड़ा हमला शुरू करने के लिए अपनी सेनाएं इकट्ठा करनी शुरू कर दी थीं। उनके शस्त्रागार में, जो फिर से 155वीं नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड का था,
लगभग 20,000 सैनिक, 90 युद्धक टैंक, 180 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और 100 से अधिक तोपें थीं। इस समय वुलोदार की सीमाओं के भीतर तैनात यूक्रेनी सेनाओं की संख्या अज्ञात है। हालांकि वहां इतनी उपस्थिति जरूर होगी कि वे रूसी सेना को काफी समय तक प्रभावी रूप से रोक सकें। हमला 24 जनवरी की रात को अंधेरा होने के तुरंत बाद शुरू किया गया था और लड़ाई 25 तारीख की सुबह जल्दी शुरू हो गई थी। शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि रूसी सेना बड़ी प्रगति कर रही है। उन्होंने शहर के दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार पर यूक्रेनियों की पहली रक्षा पंक्ति पूरी तरह नष्ट कर दी थी और यहां अपनी स्थिति की रक्षा कर रहे कई सैनिकों को शहरी केंद्र के अंदर और पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिन के बाकी हिस्से में रूसी बलों द्वारा स्थानीय आक्रामक मिशन शुरू किए गए। यहीं से उनका संघर्ष शुरू हुआ। वे अस्थायी रूप से यूक्रेनियनों द्वारा कब्जा की गई जमीन ले लेते थे, लेकिन तुरंत ही उसे खो भी देते थे। यह अगले दिन तक जारी रहा, जहां यूक्रेन के पूर्वी कमान के प्रवक्ता सेर्ही चेरोवाची ने बताया कि यूक्रेनी बलों ने रूसी सैनिकों के छोटे छोटे समूहों के खिलाफ 58 अलग अलग लड़ाइयां लड़ी। जैसा कि योजना थी, रूसियों ने वुलोदार को घेरने की कोशिश की थी और शहर की पश्चिमी सीमा से एक और हमला शुरू होने लगा था। पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाइयां पूर्व की तुलना में रक्षात्मक यूक्रेनियों के लिए अधिक सफल साबित हुई और वे लगातार तोपखाने की गोलाबारी और टैंकों से हो रही बमबारी के बावजूद अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम रहे। 26 जनवरी को चेरोवाची ने दावा किया कि युद्ध में 109 रूसी मारे गए, जबकि 188 और घायल हुए। 27 जनवरी को रूसी बलों ने शहर के पश्चिमी हिस्से पर टीओ-एसेक थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से हमला कर जवाबी कार्रवाई की। ये रॉकेट लॉन्चर शहर के बाहर तैनात रूसी टैंकों पर लगाए गए थे और ये अपने लक्ष्य पर बार बार वारहेड्स बरसा सकते थे। फिर भी यूक्रेनी सैनिक अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहे और ऐसा लग रहा था कि इन शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा नुकसान रूसी सैनिकों को ही हो रहा था। जनवरी के बिल्कुल अंत में जुटाई गई ब्रिटिश खुफिया जानकारी से पता चला कि रूसी सेना खुद शहर के अंदर महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए संघर्ष कर रही थी। 28 जनवरी तक यूक्रेनी सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने रूसियों के 6 के 52 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं और अफवाहें तेज होने लगी थीं कि रूसी हताहतों की संख्या यूक्रेनी पक्ष की तुलना में कहीं ज्यादा है। हालांकि यह कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था, लेकिन सैकड़ों रूसी सैनिक मारे गए थे जब यूक्रेनी बलों ने उस इमारत पर हमला किया जहां सैनिक इकट्ठा हो रहे थे। सभी रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेनी बल अपने शहर की सफलतापूर्वक रक्षा कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कि अपनी तोपों से 30 टैंक भी नष्ट कर दिए जब रूसी सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर एक और हमला करने की कोशिश की। अगले कुछ दिनों के दौरान लगभग 6 फरवरी से शुरू होकर रूसी सेनाएं आगे बढ़ती और पीछे हटती रहीं। ऐसा लगता था कि उन्हें वोलोदार में पैर जमाना मुश्किल हो रहा है। फरवरी 2023 के दूसरे सप्ताह तक रूसी सेना का मनोबल काफी गिर चुका था। कर्नल जनरल रुस्तम मुरादोव, जो वुलोदार पर हमले की कमान संभाल रहे थे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना का सामना कर रहे थे क्योंकि वह शहर को जल्दी नहीं ले सके थे। इसके अलावा यूक्रेनी सूत्रों का दावा था कि हर दिन सैकड़ों रूसी सैनिक युद्ध में मारे जा रहे थे। ये आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं या नहीं, यह अभी देखना बाकी है, लेकिन रूसी सेना के लिए शहर में घुसना निश्चित रूप से आसान नहीं था। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को संबोधित एक वीडियो अपील भी जल्द ही ऑनलाइन सामने आई, जिसमें वुल्दार में तैनात एक रूसी यूनिट के सदस्य दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि मुरादोव अनुशासन बनाए रखने और फ्रंट लाइन को अपनी स्थिति छोड़ने से रोकने के लिए एंटी रिट्रीट सैनिकों का इस्तेमाल कर रहे थे। वीडियो में सैनिकों ने दावा किया कि वास्तव में भारी नुकसान हुआ था। सिर्फ उनकी टुकड़ी के 304 सैनिक मारे गए थे, जिनमें उनके कमांडर भी शामिल थे,
और 22 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। फरवरी और मार्च में रूसियों ने वोलोडार में आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी। टैंकों और तोपखाने से यूक्रेनियों को छिपने की जगहों से बाहर निकालने के लिए गोलाबारी की। मार्च तक यह रिपोर्ट किया गया कि रूसी सेना ने इन शुरुआती हफ्तों की लड़ाई में अपने इतने ज्यादा टैंक खो दिए थे कि उन्हें भारी संख्या में पैदल सेना भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनके पास गोलाबारी से बचाव के लिए बहुत कम सुरक्षा थी। इसी दौरान रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनियन शहर के अंदर से रूसियों पर घात लगाकर हमला करने में माहिर हो गए थे और ड्रोन तथा एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करके लगातार आ रहे सैनिकों को पीछे धकेल रहे थे। जैसे ही रूसी पैदल सैनिक शहर में घुसे, यूक्रेनियन फिर भी उन्हें पीछे हटाने में सफल रहे। 14 मार्च को यूक्रेनी सैनिकों को एक मारे गए रूसी अधिकारी की नोटबुक मिली, जिसमें उसने वोलोदार पर होने वाले कई आगामी हमलों का विस्तार से उल्लेख किया था। उसने विस्तार से बताया था कि हमले कहां और कब होंगे और कितने सैनिक तैनात किए जाएंगे। यूक्रेनियों के लिए यह सचमुच एक वरदान था। अब वे अगले कुछ सैनिकों की लहरों के लिए तैयारी कर सकते थे और अपने संसाधनों का उसी अनुसार आवंटन कर सकते थे। पहली लहर 2 मार्च को आई, जब 100 रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी मोर्चों को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि यूक्रेनियों ने अपनी स्थिति बनाए रखी और केवल 16 रूसी ही जीवित बच पाए। सिर्फ 2 दिन बाद 116 और रूसी सैनिक भेजे गए। सिर्फ 23 वापस लौटे। उसी दिन शहर पर हमला करने वाले 103 सैनिकों के दल में से सिर्फ 15 ही बचे और अगले दिन 115 सैनिकों की टुकड़ी में से सिर्फ 3 ही जीवित बचकर शिविर लौटे। 3 अप्रैल तक रुस्तम मुरोदव को युद्ध क्षेत्र से हटा दिया गया था। इसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इसी दौरान यूक्रेनी जनरलों ने मीडिया को नष्ट किए गए रूसी टैंकों की तस्वीरें और यह रिपोर्ट देना शुरू कर दिया कि रक्षा मजबूत बनी हुई है। अप्रैल के दौरान यूक्रेनी सैनिकों ने शहर में प्रवेश करते समय रूसी सैनिकों को पकड़ना शुरू कर दिया था और हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती रही। हालांकि जैसे ही अप्रैल मई में बदल गया, रूसियों को कुछ हद तक बढ़त मिलती हुई दिखाई देने लगी। अब वे कई महीनों से वोलोडार को घेर रहे थे, जिससे अंदर मौजूद यूक्रेनी सेना पर गंभीर असर पड़ा था। ऐसे में यूक्रेनियों के संसाधन खत्म होने लगे थे और रूसियों की संख्या अब भी उनसे कहीं ज्यादा थी। उन्होंने लगभग आधे साल तक रूसी सेना पर भारी गोलाबारी की थी, लेकिन क्या वे घटते गोला बारूद और हथियारों के बीच अपनी स्थिति बनाए रख सकते थे? अगले साल यूक्रेनी पक्ष के लिए जीत की एक श्रृंखला लेकर आया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने शहर के बाहरी इलाकों में आने वाले किसी भी टैंक को लगातार नष्ट किया। नवंबर 2023 में एक बड़े पैमाने पर हमला करने की कोशिश की गई, जहां रूसी 155वीं मरीन ब्रिगेड, जो T-70 2B3 और T-80 BB टैंकों से लैस थी, वोलोदार में घुस गई। यूक्रेनियों ने अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमला किया, जो न केवल रूसी सेनाओं को अस्थायी रूप से पीछे हटाने के लिए पर्याप्त साबित हुआ, बल्कि इस युद्ध के इस मोड़ पर यह सबसे घातक दिन भी था। नवंबर के दूसरे दिन लगभग 1000 रूसी सैनिकों की जान जाने का अनुमान था और 60 वाहन नष्ट कर दिए गए थे। हालांकि यूक्रेनियनों ने केवल 17 वाहन ही खोए थे। ये सफलताएं 2024 तक जारी रहीं, जब रूसियों ने एक के बाद एक टैंक हमले शुरू किए। हालांकि यह केवल समय की बात थी कि यूक्रेनियों को उनकी बराबरी का सामना करना पड़े। अगस्त 2024 में रूस ने वोलोडार शहर पर कब्जा करने के अपने तरीके पर फिर से विचार करना शुरू किया। उन्होंने अतिरिक्त तोपखाना और नई टर्टल टैंक, जिनमें अतिरिक्त रक्षा क्षमताएं थीं, भेजी। उन्होंने रोजाना शहर पर बमबारी की और इसी दौरान यूक्रेनी सेनाओं ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि ये नए हमले कितने तीव्र हो गए हैं। अब तक युद्ध में ऐसा कुछ और नहीं देखा गया था। इसके अलावा
रूसी सेनाएं शहर के उत्तर पूर्व में स्थित कोयला खदानों के चारों ओर घेराबंदी करने लगी और सितंबर 2024 तक उन्होंने आसपास के इलाकों पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया था। पश्चिम में रूसी सेना ने प्रेचिस्तीवका गांव पर कब्जा कर लिया था, जिसे उन्होंने अपना घोषित कर दिया था। 5 सितंबर तक बख्तरबंद वाहनों का एक बड़ा काफिला गांव में घुस आया था और उन्होंने इसे काफी आसानी से अपने कब्जे में ले लिया था, जबकि अधिकांश यूक्रेनी ध्यान वोलोदार पर हुए हमले को रोकने पर केंद्रित था। कुछ ही समय बाद रूसी सेना के उसी समूह ने वोडियन नामक एक और गांव पर कब्जा कर लिया, जो वोलोदार के पश्चिमी किनारे के और भी करीब था। रूसियों के लिए सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा था। वोलोदार पर बमबारी बढ़ाने की ये नई रणनीति, जबकि वे चुपचाप शहर के आसपास के गांवों पर कब्जा कर रहे थे, ने उन्हें यूक्रेनी सेना को घेरने का मौका दिया और 8 सितंबर तक वे पूरी तरह से घिर चुके थे। इसके अलावा सितंबर महीने के बीच में रूसियों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पोक्रोव्स्क के पास एक हमला शुरू कर दिया था और रूसी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को वोलोदार से हटा लिया गया था। इस नए मोर्चे पर अब लगातार गोलाबारी के साथ एक ऐसी स्थिति में जहां वे पूरी तरह से दुश्मन से घिर गए थे और उनकी संख्या भी कम होती जा रही थी, रूसियों को बढ़त मिल गई थी। और तो और वोलोदार में बचे हुए सैनिक पूरी तरह से थक चुके थे। रूसियों ने फरवरी 2022 से उन्हें बहुत कम राहत दी थी। लगभग हर दिन लड़ाई हो रही थी और इसके परिणाम स्वरूप संसाधन लगातार कम होते जा रहे थे। अब उन्हें हवाई रक्षा की सख्त जरूरत थी, जिसे वे अपने दरवाजे पर भारी रूसी मौजूदगी के कारण प्राप्त नहीं कर सकते थे। सितंबर के अंत तक यूक्रेनी सैनिकों को अपने चारों ओर इकट्ठा हो रहे हजारों रूसी सैनिकों का खतरा महसूस होने लगा था। शहर के हर कोने से टैंक, तोपखाना और पैदल सेना आने लगी और लड़ाई दिन ब दिन और भी भयंकर होती जा रही थी। 22 सितंबर को रूसी सेना यूक्रेनियों की रक्षा पंक्तियों को पार करने में सफल रही और उन्हें वोलोडार इंटरनेशनल के अंदर और पीछे धकेल दिया। अब अटकलें लगाई जाने लगीं कि शहर के रूसी नियंत्रण में गिरने में बस कुछ ही दिन बाकी है। जब रूसियों ने शहर पर कब्जा करने के लिए अपना अंतिम हमला शुरू किया, तो वे तेज और उग्र थे। वे सैनिक जिन्होंने हाल ही में प्रेचिस्तीवका गांव पर कब्जा किया था, वुल्दार के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़े, जहां उनका सामना दक्षिण से पावलीवका के रास्ते आ रहे सैनिकों से हुआ। यूक्रेनियों के खिलाफ दबाव बनाते हुए जो हमलावरों को खदेड़ने की आखिरी कोशिश कर रहे थे, रूसियों ने पश्चिम से शहर में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की और 13 सितंबर तक वे शहर के केंद्र तक पहुंच गए थे। फिर भी यूक्रेनियों ने जमकर मुकाबला किया और रूसियों को तुरंत उन पर काबू पाने में सफलता नहीं मिली, जबकि कई लोग वहीं रुके रहे और दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहे। यह बात धीरे धीरे साफ होती गई कि वोलोदार जल्द ही रूसी सेना के कब्जे में आ जाएगा और निकासी के प्रयास शुरू करने होंगे। सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां अधिकृत और सोच समझकर शहर से बाहर निकलने की कोशिशें करने लगीं, उन कुछ रास्तों का इस्तेमाल करते हुए जिन्हें रूसी सैनिकों ने अभी तक नहीं तोड़ा था। भागने की कोशिशें बहुत जोखिम भरी थीं और इन्हें सही समय पर करना जरूरी था, ताकि लगातार तोपों की गोलाबारी और नए पैदल सैनिकों के आने के बीच से निकलना संभव हो सके। इनमें से कई निकासी की कोशिशें तबाही में खत्म हुईं। ऐसा माना जाता है कि कई यूक्रेनियन आखिरी बाधा पर गिर गए जब वे वोलोदार छोड़कर सुरक्षित जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा 123वीं टेरिटोरियल ब्रिगेड, जो एक यूक्रेनी रक्षा बल है और निकासी कर रहे सैनिकों की स्थिति को मजबूत करने का काम सौंपा गया था, बिना अनुमति के अपनी स्थिति छोड़कर भाग गई। इससे सैनिकों और उनकी निकासी पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि अब शहर की रक्षा के लिए बहुत कम सैनिक थे और जो लोग निकासी की प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब खतरे में थे। 1 अक्टूबर तक रूसी सैनिक वोलोदार के शहर के केंद्र की सड़कों तक लड़ते उड़ते हुए पहुंच गए थे, जहां कुछ आखिरी यूक्रेनी सैनिक जो अभी तक निकाले नहीं गए थे अब भी डटे हुए थे। उसी दिन बाद में
शहर को औपचारिक रूप से कब्जा किया हुआ घोषित कर दिया गया और रूसी सेना ने यह लड़ाई जीत ली थी। वुलोदार की रक्षा करने वाले आखिरी कुछ सैनिक 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की यूनिट्स और 123वीं टेरिटोरियल ब्रिगेड के वे सैनिक थे जिन्होंने अभी तक पलायन नहीं किया था। दूसरी ब्रिगेड के कमांडर इगोर क्रिब 2 अक्टूबर 2024 को मारे गए थे, ठीक उसी के बाद जब रूसियों ने शहर पर कब्जा कर लिया था। वुलोदार पर कब्जा होने के बाद उनकी मृत्यु का कारण आत्महत्या बताया गया। अगले दिन 3 अक्टूबर को रूसी रक्षा मंत्रालय ने वुलोदार पर कब्जा करने की औपचारिक घोषणा की। यह दिन रूसियों के नाम रहा। अब वुलोदार रूसी नियंत्रण में होने के साथ सेना उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर महत्वपूर्ण प्रगति करने में सक्षम रही। शहर की रणनीतिक स्थिति ने उन्हें यूक्रेन के अंदर और आगे बढ़ने की अनुमति दी और नवंबर 2024 तक वे बोहोयेवलिंका, नोवोक्रिंका, यासना, पोल्याना, शख्तार्स्क और मैक्सिमीवका की बस्तियों पर कब्जा करने में सफल रहे। क्षेत्र में अगला महत्वपूर्ण बड़े पैमाने का अभियान वेलिका नोवोसिल्का आक्रमण के रूप में आया, जहां रूसी बलों ने उसी नाम के यूक्रेनी शहर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। यह हमला औपचारिक रूप से नवंबर 2024 में शुरू हुआ, जिसमें सैनिकों ने वुलोदार में अपनी रणनीतिक स्थिति का उपयोग करते हुए हमलों की एक लहर शुरू की, जो जनवरी 2025 तक जारी रही। इसका परिणाम एक बार फिर रूसी जीत के रूप में निकला। जैसे ही उन्होंने पूर्व और पश्चिम से घेराबंदी की रणनीति अपनाई, वे इमारतों में घुसते गए और एक एक करके शहर पर कब्जा करते गए। उन्होंने वही रणनीति अपनाई जो वुलोडार की लड़ाई में देखी गई थी, यानी पहले से कब्जा किए गए अन्य इलाकों से शहर को घेर लिया। यूक्रेनी रक्षा पंक्तियों को तोड़ने और घेरने से पहले तो वुलोडार का क्या हुआ? लगभग 2 साल तक चली उस आक्रामक कार्रवाई में शहर पूरी तरह से युद्ध से तबाह हो चुका था और उस दौरान उसे लगभग लगातार तोपों और टैंकों की गोलाबारी का सामना करना पड़ा। फरवरी 2023 में जब शहर में बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे, यूक्रेनी डिप्टी मेयर वर्बोव्स्की ने कहा था कि वुलोदार तबाह हो चुका है। उन्होंने बताया कि 100% इमारतें गोलाबारी और बमबारी से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और जो लोग वहां थे उनके लिए जिंदगी बहुत कठिन थी। जब रूसी हमला शुरू होने से ठीक पहले वुलोडार के नागरिकों को निकालने की कोशिशें की जा रही थीं, तब भी कई लोग हमलों में अपनी जान गंवा बैठे और जब तक लड़ाई खत्म हुई तब तक वहां की पहले की 15,000 की आबादी घटकर सिर्फ 500 रह गई थी। लड़ाई के बाद शहर पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। वहां न तो पानी था और न ही बिजली। कर्नल जनरल रुस्तम मुरादोव को वुलोदार हमले से हटाए जाने के बाद रिपोर्टेडली पूर्वी सैन्य जिले के कमांडर के पद से पदावनत कर दिया गया था। इसकी पुष्टि खुद रूसी सेना ने नहीं की थी, बल्कि राइबार नामक रूसी सैन्य विश्लेषण संगठन के प्रमुख मिखाइल ज्विंचुक ने की थी। ज्विंचुक के अनुसार मुरादोव को मूल रूप से ऐसे आदेश दिए गए थे जो पूरी तरह से इस्तीफे के बराबर थे और तब से उनके बारे में बहुत कम सुना गया है। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल अंद्रेई कुजमेंको को नियुक्त किया गया, जो मई 2024 तक पूर्वी सैन्य जिले के कमांडर के रूप में कार्यरत थे, जब उनकी जगह कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सांचिक ने ले ली। जैसे ही वुलोदार की लड़ाई पूरी तरह से शुरू हुई और उसके धमाकेदार अंत के बाद अंतर्राष्ट्रीय अटकलें, ध्यान और विश्लेषण आना शुरू हो गया। इस पर टिप्पणी करते हुए कि रूसियों ने शहर पर जीत कैसे हासिल की और यह लड़ाई जिस तरह से हुई वह कैसे संभव हो पाई। वॉशिंगटन डीसी में स्थित एक गैर लाभकारी शोध समूह अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का मानना था कि वुलोदार की लड़ाई ने अकेले ही 2023 के अंत में रूसियों को यूक्रेन में और आगे बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें अपने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कहा जाता है
कि वोलोदार में यूक्रेनी प्रयासों के कारण रूस आगे के गांवों में प्रवेश नहीं कर सके। यूक्रेनी दृष्टिकोण से वोलोदार की लड़ाई को अब तक के रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई माना जाता है। इस लड़ाई के दौरान कुल 130 रूसी टैंक नष्ट या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि रणनीति बदलने से पहले रूसियों के लिए इस शहर में पैर जमाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि उनके कई सैनिक बिना प्रशिक्षण के थे, जिन्हें हाल ही में भर्ती किया गया था और जिन्होंने पहले युद्ध के मैदान पर बहुत कम लड़ाई देखी थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अनुमान लगाया कि इन जूनियर सैनिकों के लिए युद्ध के मैदान पर बदलावों के अनुसार खुद को ढालना मुश्किल था, खासकर जब वे लगातार एक के बाद एक लहरों में शहर पर हमला कर रहे थे। इसके अलावा माना जाता है कि वोलोदार में लड़ाई से पहले उन्हें बहुत कम और खराब गुणवत्ता की ट्रेनिंग मिली थी। हालांकि 2025 तक एक बार फिर से हालात बदल सकते हैं। अप्रैल में यूक्रेनी सेना ने वोलोदार शहर के पास स्थित ड्नीप्रो एनर्जिया नामक गांव पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। वोलोदार टैक्टिकल ग्रुप के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई नायेव के नेतृत्व में सेनाओं ने एक बार फिर इस क्षेत्र में थोड़ी पकड़ बना ली है। द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि इस दौरान उन्होंने कर्मियों की हानि को 20% तक कम कर दिया है। वे इस क्षेत्र को यूक्रेन के लिए वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनका अनुमान है कि आगे 51 रूसी टैंक और नष्ट किए जा चुके हैं। यहाँ वोलोदार शहर के आसपास रूसी युद्ध प्रयासों को पलटने की कुछ संभावना है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं और कितना होगा, यह तो समय ही बताएगा। वोलोदार पर कब्जा रूस यूक्रेन युद्ध में एक महत्वपूर्ण बिंदु था, जो आज भी जारी है। शहर पर कब्जा करने के साथ ही रूसियों को बढ़त मिल गई थी, लेकिन लड़ाई जारी है और यूक्रेनियों ने निश्चित रूप से रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, 2025 और आखिरकार 2026 में दुनिया इस लड़ाई को देखती और विश्लेषण करती रहती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहायता उन यूक्रेनी लड़ाकों को दी जा रही है जो रूसी हमले के खिलाफ रक्षा कर रहे हैं। यहां से युद्ध किस दिशा में जाएगा, हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा।